देखो, हम लोग सीख रहे थे थर्मल एक्सपेंशन, तो उस पर बेस होकर कुछ क्वेश्चन कराता हूँ आज। तो देखो, इसमें दो रॉड है, एक रॉड ए है और एक रॉड ए है। इस रॉड का लेंथ, थर्मल कोफिशिएंट, यंग मॉडुलस दिया गया है। इस रॉड का भी लेंथ, थर्मल कोफिशिएंट और यंग मॉडुलस दिया गया है। क्वेश्चन में क्या रहा है कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय डेल्टा टी देन फाइंड। अगर पूरे सिस्टम का टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज कर रहा हूं तो बताइए कि इन क्वांटिटीज के टर्म्स में इनका क्या आपस में रिलेशन होना चाहिए ताकि ये जो ज्वाइंट है वो मूव ना करे, ना इधर ना इधर। ऑल्सो फाइंड फोर्स, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो ये है, फोर्स applied by one rod on other rod। देखो, अब क्या करेंगे, फिर उसी तरीके से जैसे हमने थर्मल स्ट्रेस निकाला था ना, एकदम सेम तरीके से। अच्छा हाँ यार, एक चीज बताओ, अगर ये ज्वाइंट मूव नहीं कर रहा है तो एकदम वो तो सिमिलर क्वेश्चन बन गया। जैसा वो मैंने बताया था कि ये भी फिक्स है दीवार, ये भी फिक्स दीवार, बीच में रॉड है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो अगर ये नहीं भाग रहा है, ये नहीं भाग रहा है, तो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो तुम उस फॉर्मूले से निकाल लूंगा। तो यहाँ पे भी तो मैं सेम काम कर सकता हूँ कि अगर ये ज्वाइंट नहीं भाग रहा है, नहीं भाग रहा है, तो मैं इसमें कितना स्ट्रेस डेवलप होगा बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज वो मैं निकाल सकता हूँ। सिमिलरली इसमें, क्योंकि ये फिक्स वॉल की तरह से है, तो ठीक है। ये वन है, ये टू है। मैं पता कर रहा हूँ कि वन में जो स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेस वन में जो वन में डेवलप होगा, वन में वो बराबर किसके होगा, यंग मॉडुलस अल्फा वन एंड डेल्टा टी। ये आया था, याद करो। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो इस रॉड ने इसके ऊपर अगर फोर्स मान लो एफ लगाया हो, इस रॉड ने इस पर फोर्स मान लो एफ लगाया हो, तो ये रॉड इस पर भी फोर्स एफ लगाएगा बाई एक्सेलरेशन पे आ रहा है ना। ये रॉड जितना इस पे लगाएगा, ये रॉड उतना इस पे लगाएगा, एक्सेलरेशन पे आ रहा है। और क्रॉस सेक्शन ये है, तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया बराबर यंग मॉडुलस अल्फा वन डेल्टा टी। इससे फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, दिस वन इज यंग मॉडुलस अल्फा वन एरिया इंटू डेल्टा टी। क्वेश्चन नंबर वन। द सेम स्ट्रेस इसमें भी डेवलप हुआ, तो इस पे जो फोर्स आएगा वो कितना होगा, अगेन फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस टू पे, रॉड टू पे बात कर रहा हूँ, इक्वल्स टू यंग मॉडुलस अल्फा टू डेल्टा टी। यहाँ से एफ निकाल लो, ये कितना आएगा, यंग मॉडुलस अल्फा टू एरिया डेल्टा टी। दोनों को आपस में क्या करो, इक्वेट कर दो, क्योंकि ये फोर्स तो आपस में इक्वल ही है, तो फोर्स इक्वेट कर दो। जैसे इक्वेट करोगे तो इस इक्वेशन बन जाएगा वाई वन अल्फा वन ए डेल्टा टी इज इक्वल टू वाई टू। इसमें एल वन भी तो आएगा, नहीं एल वन, एल वन नहीं आएगा, ठीक है, एल वन की जरूरत नहीं है इसमें, तो इसमें एल वन है ही नहीं है। वाई टू अल्फा टू ई डेल्टा टी कैंसल आउट हो गया, इससे रिलेशन क्या बन गया, दिस वन इज। अगर ये होल्ड करता है, अगर ये होल्ड करता है आपस में, तो फिर ये ज्वाइंट कभी मूव नहीं करेगा, ठीक है। ओके, स्ट्रेस। देखो, एक आंसर, ये आंसर तो मिल गया हमारा। फिर पूछा गया ऑल्सो फाइंड द फोर्स, फोर्स मतलब ये फोर्स पूछ रहा है, तो निकाल ही चुके हो। वाई वन पता है, अल्फा वन पता है, ए पता है, दिया गया टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज किया है, ये गिवन है, तो फोर्स आ गया, तो एक आंसर किया। कोई डाउट हो तो बताओ, बता दो, कोई भी डाउट पड़ रहा है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो इसमें है
कि अच्छा लेंथ का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि तो सबसे पहले बनेंगे स्केल कैसे बनाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्केल बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रिंसिपल ऑफ स्केल। प्रिंसिपल ऑफ स्केल, स्केल का प्रिंसिपल। तो मान लो ये जो मार्कर है ये स्केल है, तो इस पे क्या किया जाता है, ये कोई स्केल है, ये मीटर स्केल है, चाहे सेंटीमीटर स्केल है, चाहे कोई और स्केल है जिसका नाम तुमने रखा है, ठीक है। मतलब ये फैराडे स्केल है, फैराडे स्केल है नाम दे दिया। तो इसमें क्या करते हैं, फैराडे ने कहा कि यार मेरा जो एक फैराडे है वो इतना बराबर रहेगा, एक फैराडे इतने बराबर रहेगा बस। तो इस पे तुम मार्क कर दोगे, जीरो लिखोगे यहाँ पे और यहाँ पे वन लिख दोगे, और उतने ही लेंथ मार्क कर दिए और कह दिए कि दिस इज द 1 यूनिट ऑफ फैराडे, इसके बराबर है। अब ये 1 यूनिट, ठीक है, अब तुम्हें नापना है कि सपोज करो यहाँ पे जो रॉड है, ये एक रॉड रख दी तुमने अलग से, इस रॉड को नापना है फैराडे यूनिट में। तो क्या करोगे, जो फैराडे का 1 यूनिट है, जो 1 यूनिट है वो इस रॉड में कितने बार आएगा, वही तो इस रॉड का लेंथ कहलाएगा। जैसे इसका लेंथ कितना होगा, तो ये 1 यूनिट फैराडे, फिर एक और यूनिट, फिर एक और यूनिट, फिर एक और यूनिट, फिर एक और यूनिट, एक और मान लगे आप 6, इसका मतलब इसका लेंथ है 6 फैराडे। वैसे ही सेंटीमीटर स्केल अगर एक एक सेंटीमीटर का है तो लेंथ कैसे बढ़ता है, उसका 1 सेंटीमीटर इस लेंथ में कितने बार आएगा वो बताएगा कि इसका लेंथ कितना सेंटीमीटर। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। तो किसी भी स्केल का मेजरमेंट जो होता है ये तुम्हें ध्यान रखना होगा कि उसका मेजरमेंट होता है कि उस स्केल का 1 यूनिट किसी लेंथ में कितने बार आ रहा है, दैट इज रीडिंग ऑफ दैट स्केल। तो देखिए लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स टाइम्स 1 यूनिट ऑफ scale, 1 यूनिट ऑफ 1 यूनिट ऑफ 1 यूनिट ऑफ स्केल comes in length is reading of scale, रीडिंग ऑफ स्केल। इधर अब देखो तो 1 यूनिट का मतलब होता है ना, वन वन का मतलब वन ही होता है इधर में। कोई पूछे 1 सेंटीमीटर तो उसका एक खाना 1 सेंटीमीटर है, कोई बोले 1 मीटर तो उसका एक खाना 1 मीटर बराबर। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो 1 यूनिट बढ़ेगा, 1 यूनिट बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भाई हर मॉलिक्यूल के बीच में बढ़ेगी। तो जो कैलिब्रेशन बना है स्केल पे उसके बीच के गैप बढ़ जाएगा, हर दो के बीच के गैप बढ़ेगा, गैप बढ़ जाएगा। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा 1 यूनिट पे, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन 1 यूनिट इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करके उसका 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, मान लो एल है, 1 यूनिट उसका एल के बराबर है, तो उसको तुम लिखोगे, एल क्यों लिखोगे, इसको यू से रिप्रेजेंट करो, यू बराबर इसका 1 यूनिट 1 के बराबर होगा, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, दिस वन इज। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो 1 यूनिट है वो इसके बराबर हो जाएगा। अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ाते, डेल्टा टी जीरो होता, तो 1 यूनिट सिर्फ 1 के बराबर होता है, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इतना बड़ा हो जाता है। अब इस पे बेस होकर क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो
मान लो इससे मार्क लगा हुआ है, इसके सामने जो मार्क आया है दिस इज द 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर का मार्क है, ये स्केल है, ध्यान रखना दिस वन इज द स्केल, और ये रॉड है। तो जब तुम लेंथ नाप रहे हो रॉड की तो आ रहा है 5 सेंटीमीटर। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सब मान लो कि स्केल का जो अल्फा है 0 है, स्केल का अल्फा 0 है, मतलब इसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा एस है, इसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा आर है, तो अल्फा है 0 है, और कह रहा है कि क्वेश्चन में कि अल्फा ऑफ रॉड ये दिया गया 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया। पूछ रहा है when temperature increase by increase by 100 centimeters 100 degree centigrade, then find new reading। न्यू रीडिंग बताइए। तो अल्फा 0 है, मतलब रॉड का एक्सपेंशन कोफिशिएंट 0 है, इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रॉड का इलोंगेशन, रॉड कह रहा हूं, स्केल का इलोंगेशन नहीं होगा क्योंकि अल्फा एस 0 है। इसका मतलब कि स्केल का जो 1 यूनिट है, स्केल का जो 1 यूनिट है, ये जो 1 यूनिट आ रहा है यूनिट, अगर अल्फा 0 हो गया तो 1 यूनिट 1 ही रहेगा, वो इंक्रीज नहीं करेगा। इंक्रीज कौन करेगा? इस रॉड का लेंथ इंक्रीज करेगा। रॉड का जो लेंथ आएगा, लेंथ वो बराबर किसके हो जाएगा देख लेते हैं। रॉड प्लस फॉर्मूला एल बराबर एल नॉट प्लस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लगा हुआ है। एल नॉट क्या 5 सेंटीमीटर है, दिस इज द 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो यहां लिखो 5 सेंटीमीटर ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 10⁻⁻5, डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज 100 है, 5 इंटू 1 प्लस 10⁻⁻3, इतना आ गया। आपके पीछे रीडिंग बताइए। तो रीडिंग क्या होती है? रीडिंग होती है कि इस लेंथ में इस स्केल का 1 यूनिट कितने बार आया है, रीडिंग ये होती है। और इस स्केल का 1 यूनिट किस बराबर है? 1 सेंटीमीटर बराबर है, तभी तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो नंबर ऑफ टाइम्स 1 यूनिट ऑफ स्केल कम्स इन अ लेंथ ऑफ रीडिंग ऑफ स्केल। इस स्केल की रीडिंग होगी कि 1 यूनिट कितने बार आया। तो यहां से जो एल आया इसकी वैल्यू इतनी है, तो रीडिंग क्या होगी? इस लेंथ में इसका 1 यूनिट कितने बार आया, तो इस लेंथ की वैल्यू कितनी है? इतनी है। तो इसमें इसका 1 यूनिट कितने बार आया डिवाइड कर दो, तो दिस इज आंसर। यही इसकी रीडिंग, क्योंकि 1 यूनिट तो बढ़ा नहीं, रॉड बढ़ा है तो डिवाइड बढ़े इस कर दो। कॉपी कर लो। देखिए एक नया चेंज किया मैंने, क्वेश्चन ही रहने दिया। दूसरे क्वेश्चन में क्या किया, ये 2 इंटू 10⁻⁻5 कर दिया। मतलब अब की बार जो स्केल है उसका यूनिट भी बढ़ेगा, ये यूनिट भी आपस में बीच की दूरी भी बढ़ेगी। उसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट इतना है और रॉड का इतना है। तो फिर पूछ रहा है फाइंड द न्यू रीडिंग, तो क्या करेंगे? अच्छा इतना कंफर्म है कि अब की बार आंसर कम आएगा, इसलिए कम आएगा कि अल्फा जो है रॉड का स्केल का अल्फा ज्यादा है, तो स्केल का ज्यादा है तो ज्यादा ग्रो करेगा, ज्यादा ग्रो करेगा। तो उसका जो 5 सेंटीमीटर का जो मार्क लगा हुआ ना, ब्लैक मार्क जो लगा हुआ 5 सेंटीमीटर वाला, मार्क लगा 1 2 3 4 5, तो 5 मार्क ऊपर निकल जाएगा ना, ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है तो रॉड भी एक्सपेंड होगा बट उतना नहीं पाएगा। जब 5वां मार्क आगे निकल गया, ये आगे निकल गया, तो इसके सामने कौन सा मार्क आएगा? जो 5 से कम वाला होगा, वो 4 वाला सकता है, 3 वाला सकता है। तो इसकी रीडिंग अब स्केल क्या पड़ेगा? कम पड़ेगा। क्या करेंगे? रीडिंग इज इक्वल टू इस रॉड का नया लेंथ कितना था, पहले 5 सेंटीमीटर था, तो 5 प्लस 1 प्लस अल्फा कितना है 10⁻⁻5 इंटू डेल्टा टी, ये है इस रॉड का ये नया लेंथ है।
ठीक है, एल ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी डिवाइड बाई इसका एक यूनिट का नया लेंथ वो तो ये है, रख दो 1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा कितना है 2 इंटू ये लिख लो, ये स्केल का कितना लिखोगे 2 इंटू 10 का पावर माइनस 5 इंटू डेल्टा टी। दिस वन इज आंसर। कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, बायनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प लेंगे। 5 ऊपर भेजोगे तो बनेगा 1 प्लस 10 का पावर माइनस 3, ये वाला ये ऊपर से आएगा तो बनेगा 1 प्लस 2 इंटू 10 का पावर माइनस 3। अब यहाँ पे माइनस 1 बनेगा, लगा दो बायनोमियल एक्सपेंशन इस पे 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 1 1 प्लस एन एक्स, तो माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा। तो माइनस साइन अगर यहाँ पर आ जाता है, माइनस साइन मैंने क्या किया, देखो ये माइनस 1 था, ये माइनस साइन यहाँ पे आ गया तो बन गया 5 इंटू 1 प्लस 10 का पावर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 10 का पावर माइनस 3। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें जो 10 पावर माइनस 3 और ये मल्टीप्लाई होगा सीधे माइनस 6 वाला, वो नेग्लेक्ट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 5 इंटू 1 प्लस और ये माइनस 2 इसमें आएगा और ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 10 पावर माइनस 3। दिस वन इज, ये आंसर है। कैलकुलेशन देखो मैंने बता दिया मैंने कैसे किया है, अलग अलग कर दूँ यहाँ पे भी समझ आ जाएगा। 5 को 5 रखो, बाकी को ब्रैकेट में ले जाओ, ये 1 यहाँ पे आएगा तो 1 बचेगा प्लस 10 पावर माइनस 3 आएगा, फिर ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, इस 1 से बनेगा माइनस 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 बनेगा, फिर ये माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 बनेगा। अब देखो लेकिन ये माइनस 6 है ना, माइनस 3 के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट हो जाएगा तो इसको हटा दो, बचेगा ये, तो ये टर्म क्या आएगा 5 इंटू 1 और ये इससे घटेगा बनेगा माइनस 10 पावर माइनस 3 आ गया। तो दिस इज आंसर। और तुम देख रहे हो कि ये वैल्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर से कम है, ये जो वैल्यू है 5 सेंटीमीटर से कम है, जबकि इसका इनिशियल लेंथ क्या था 5 सेंटीमीटर था, तो कम आना ही चाहिए था, ये हमें समझ में आ गया था। इसका मतलब ये है कि जब भी तुम्हारे सामने कोई स्केल दे और किसी रॉड का लेंथ मेजर करने को है तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट जो इसका होता है, क्वेश्चन ही है बट वो कॉन्सेप्ट की तरह से होता है। ये क्या करता है इसमें कि एक जार है जिसमें पानी भरा पड़ा है और एक स्केल मैंने बगल में लगा दिया, ऐसे सेम स्केल है और इसमें पानी जो है वो यहाँ तक भरा पड़ा है। अब पानी का जो लेंथ है, पानी का जो लेंथ है ये सपोज कर आ रहा है 5.2 सेंटीमीटर आ रहा है, सपोज करो सेंटीमीटर आ रहा है। अब देखो ये जो रॉड है इसका अल्फा एस क्वेश्चन में मेंशन है, ये जो पानी है इसका गामा लिक्विड मेंशन है और ये जो फ्लास्क है इसका अल्फा मेंशन है, अल्फा ऑफ एफ ये मेंशन है, ठीक है। अब अल्फा ऑफ एस मेंशन है मतलब एफ, फ्लास्क का थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ये है, रॉड का थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट इतना है और पानी का थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट इतना है। अब आपने क्या किया कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज बाई, इफ टेम्परेचर is increased by 100 degree centigrade, then find new reading, then find new reading। अब इसमें न्यू रीडिंग ऑफ स्केल, तो इसमें मेंशन क्या है पहला क्वेश्चन में कि जो अल्फा एस है स्केल का दैट इज 0, ठीक है। दूसरा
अच्छा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो कैपिटल है, क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल है, ये मेंशन क्वेश्चन। अल्फा 0 है, साथ में अल्फा ऑफ वी भी 0 है, गामा ऑफ लिक्विड जो है वो है 10⁻⁻⁶, ये मेंशन है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम लोग, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ना तो ये स्केल बढ़ेगा ना तो ये फ्लास्क बढ़ेगा, उनका 0 है। लिक्विड का गामा एल बढ़ेगा तो लिक्विड एक्सपेंड होगी, तो लिक्विड एक्सपेंड होगा तो लिक्विड का फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो लिक्विड का फाइनल वॉल्यूम होगा इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, एरिया में इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एरिया इंटू 5.2 आ गया, ब्रैकेट में 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, गामा कितना है 10⁻⁻⁶ इंटू डेल्टा टी इज 100, टेम्परेचर इंक्रीज 100 है। इतना वॉल्यूम आ गया इस लिक्विड का, फाइनल वॉल्यूम आ गया, फाइनल वॉल्यूम आ गया। लेकिन ये तो वॉल्यूम है ना, इस स्केल की रीडिंग क्या होगी कि ये वाला लेंथ कितना इंक्रीज किया ना, ये जो पानी का लेंथ है ये कितना इंक्रीज किया, ये निकालना पड़ेगा। तो जो पानी का लेंथ आया वो कितना इंक्रीज किया, तो वॉल्यूम को एरिया से डिवाइड करेंगे ना, पानी का वॉल्यूम कितना है उसकी इस एरिया से डिवाइड कर दो, आ जाएगा ये वाला लेंथ। तो ये लेंथ किससे निकलेगा, एरिया से डिवाइड करते हैं, भी या पानी करेंगे। और इसका एरिया तो बढ़ा नहीं, अगर इसका एरिया बढ़ा नहीं तो इसी एरिया से डिवाइड कर दोगे, आ गया कितना 5.2 इंटू 1 प्लस 10⁻⁴ आ गया, 10⁻⁶ है ना, तो 4 आ गया। तो रीडिंग क्या होगी, रीडिंग इज नथिंग बट ये लेंथ आया, मतलब इस पानी का लेंथ इसमें कितना है और उसको इसके एक यूनिट से डिवाइड कर दो, तो 5.2 इंटू 1 प्लस 10⁻⁴, और उसका एक यूनिट तो एक ही सेंटीमीटर है। अगर ये 5.2 पड़ रहा है इसका मतलब इस स्केल का एक यूनिट 1 सेंटीमीटर वाला जो है वो इस पूरे लेंथ में कितने बार आया है, 5.2 बार आया है। इस स्केल की रीडिंग 5.2 है, इसका मतलब क्या है, इस स्केल का 1 यूनिट, इस स्केल का 1 यूनिट इस वाटर में कितने बार आया है, तो 5.2 बार आया है। एंड दिस इज आंसर। अब मैंने एक चेंज किया, अब की बार मैंने क्या किया, जो फ्लास्क है ना इसका ये दे दिया, दिस इज 10⁻⁻⁶ रख दिया, फिर रीडिंग पूछ रहा। तो अब की बार जो रीडिंग बताओगे ना इसको तो क्या होगा तुम्हारे सामने, ये तो नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें पता है अब की बार रीडिंग में पहले से कम आएगी। जानते क्यों कम आएगी, जब पानी बढ़ेगा तो इस फ्लास्क का नीचे का एरिया भी तो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका अल्फा 0 नहीं है। जब एरिया बढ़ेगा तो जो पानी बढ़ा है वो थोड़ा सा ड्रॉप भी तो होगा उस बड़े वाले एरिया पे एडजस्ट होने के लिए। जब ड्रॉप होगा तो लेंथ डिक्रीज, पहले वाले से डिक्रीज करनी चाहिए। बात कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इस पानी का फॉर्मूला क्या होगा वॉल्यूम का, इट वी नॉट 1 प्लस अल्फा सॉरी गामा डेल्टा टी, ये होगा फॉर्मूला। वी नॉट इनिशियल वॉल्यूम है, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, अगर इसका इनिशियल एरिया ए नॉट है तो तुम क्या लिखोगे, ए नॉट इंटू ये वाला लेंथ 5.2, दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी। लेकिन अब इसका ये लेंथ निकालना पड़ेगा, उसको ना इसके एक यूनिट से डिवाइड करोगे, इसका लेंथ कितना आया इसको ना एक यूनिट से डिवाइड करोगे तो इसका फाइनल एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसका जो फाइनल एरिया बनेगा वो इनिशियल एरिया अब 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, तो इस फ्लास्क का अल्फा अल्फा एस है तो इसका बीटा क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा एस आएगा, अल्फा एफ आएगा, तो इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो बन गया 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू डेल्टा टी। ये बन गया एरिया किसका, इस वाले का एरिया बन गया। मतलब जो फ्लास्क का नया एरिया आया वो कितना है, अब फ्लास्क में जो पानी है उसका नया वॉल्यूम कितना है मिल गया। तो फ्लास्क में लेंथ कितना होगा, तो लेंथ होता है क्या, लेंथ होता है फाइनल वॉल्यूम, फाइनल लेंथ हो रहा फाइनल वॉल्यूम अपॉन फाइनल एरिया। चलो लेंथ निकालते हैं, तो इसके लिए तुम इस भी को इससे डिवाइड कर दो, तो ए नॉट से नॉट कटेगा तो वैल्यू क्या आएगी 5.2, इसको इससे डिवाइड करो तो बनेगा 1 प्लस 10⁻⁴, दिस इज डिवाइड बाई ये कितना आएगा 1 प्लस 2 इंटू 10⁻⁴। तुम देख सकते हो कि ये पहले से कम आ गया, कम आना ही चाहिए था, कम आना ही चाहिए था। एक और काम कर सकते हो,
बाइनोमियल एक्सपेंड कर सकते हो, इसके ऊपर भेज के आंसर दे देगा। ठीक है, जैसे मैं अभी भी कैलकुलेशन किया था। अब मैंने अब इसमें एक और चेंज किया, कहा कि ये जो अल्फा एस है ना, अब ये भी इंक्रीज करेगा। इसका मान लिया कि ये है 2 इंटू 10⁻⁶ है। फिर आंसर बताइए अब की बार क्या होगा भाई, ये तो यही रहेगा, ये तो यही रहेगा, ये तो यही रहेगा, ये तो यही रहेगा। अच्छा, ये रीडिंग क्यों बन रही है, क्योंकि इसका एक यूनिट के ही बराबर है, तभी आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसमें एक अब नया एडिशन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। यहाँ ये क्या है, ये तो लेंथ है पानी का इसमें, लेकिन अब की बार स्केल का भी तो लेंथ बढ़ गया। तो स्केल का एक यूनिट कितना बढ़ेगा आपकी बार निकाल लेते हैं। तो इसका एक यूनिट क्या होगा, 1 यूनिट प्लस 1 प्लस इस स्केल का अल्फा क्या है, 2 इंटू 10⁻⁶ है इंटू डेल्टा टी। ये इस स्केल का एक यूनिट है जो कि बराबर है 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 10⁻⁴ के बराबर है। इस स्केल का एक यूनिट इसके बराबर आ गया। कोई पूछे इस स्केल की रीडिंग बताइए, क्या करोगे। इस पानी का जो लेंथ है ना आया है इतना इस फ्लास्क में, वो लेंथ में ये इसका एक यूनिट कितने बार आएगा डिवाइड कर देंगे। तो ये लेंथ को डिवाइड करो, तो 5.2 1 प्लस 10⁻⁴ एंड डिवाइड बाई 1 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴। अब ये आ गया, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो दिस इज 1 प्लस 2 इंटू 10⁻⁴ एंड दिस इज आंसर। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या बताया कि किसी स्केल के सहायता से आप किसी रॉड का लेंथ कैसे मेजर करेंगे, पानी अगर होगा तो उसका लेंथ कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, सब में बस एक ही कॉन्सेप्ट मैंने लगा के रखा है कि एक यूनिट कितने बार आएगा, दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो देखो इस रस्सी का, मेटल की रस्सी होती है, इसका लेंथ L है, इनिशियल लेंथ L0 है। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका लेंथ होगा L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा टी को डेल्टा थीटा लिख लो, डेल्टा थीटा का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज ही है ध्यान रखना। क्योंकि पूछे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बताइए, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई रूट L अपान जी। रूट L के जगह इसको लिखोगे L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा अपान जी। इसको लिख लिया 2 पाई रूट L0 अपान जी ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का पावर 1/2 लिख सकते हो, रूट है ना तो 1/2। अच्छा, जो 2 पाई रूट L0 अपान जी है ना, ये टाइम पीरियड इनिशियल है, इनिशियल टाइम पीरियड इसका है। दिस टी इज T0, बाइनोमियल एक्सपेंड कर दो यहाँ पे तो बनेगा 1 प्लस 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा बन गया। अब इसको इधर भेज दो तो t माइनस T0 की वैल्यू हो गई 1/2 T0 अल्फा डेल्टा थीटा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा ना, टी इंक्रीज करेगा, क्यों ऊपर बढ़ रहा है ना वैल्यू, तो टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा। तो देखिए T0 प्लस इतना है तो टाइम से बढ़ नहीं गया, बढ़ना ही चाहिए था, लेंथ बढ़ता है ना, 2 पाई रूट L बाई जी है तो L बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। अब बढ़ के टाइम पीरियड हो जाएगा इतना। इसका मतलब किसी भी सिंपल पेंडुलम का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा, उसका टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा इस फॉर्मूले से। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब देखो ये जो सेकेंड पेंडुलम होता है, सेकेंड पेंडुलम जो होता है, सेकेंड पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है, सेकेंड पेंडुलम, अरे जो घड़ियों में लगा होता है ना पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है। तो एक बार ऐसे जाएगा तो 1 सेकेंड, फिर ऐसे जाएगा तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड हो गया। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो जब लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज किया, टाइम पीरियड इंक्रीज किया मतलब समय ज्यादा लग रहा है एक ऑसिलेशन करने में। तो अगर ऐसे ऑसिलेट कर, पहले ऐसे कर रहा था ऑसिलेट, अब ऐसे करेगा, टाइम पीरियड बढ़ गया ना, तब तो जाके समय ज्यादा लगेगा। गया आओ फिर आया, टाइम पीरियड बढ़ गया। तो जब स्लो चलेगा तो ऊपर की जो घड़ी की टिक टिक होती है ना वो भी स्लो चलेगी, टिक टिक टिक।
उसको बस ये पता होता है कि अगर ये जो सिंपल जो सेकेंड पेंडुलम है, अगर वो यहाँ से यहाँ गया तो एक टिक आगे बढ़ेगा, फिर ऐसे आएगा एक टिक और आ गया, फिर ऐसे गया एक टिक और आ गया, ऐसे एक टिक और आ गया। अगर ये बंद हो गया, इसका बढ़ना बंद हो गया, तो उसका मूव करना बंद हो जाएगा। उसको बस यही पता है कि ये नीचे वाला आगे भागेगा तो मुझे आगे भागना है, ऐसे आएगा तो मुझे आगे भागना है, इसका एक चक्कर पे टिक आगे निकल जाना मुझे, इसको बस ये पता है। तो अगर इस धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा तो धीरे 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 चलेगा, तो स्लो हो गया ना, स्लो हो गया। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे घड़ी स्लो हो जाएगी, क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ेगा तो घड़ी स्लो होगी। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस टाइम पीरियड इंक्रीजेस and watch becomes slow। और वॉच स्लो हो जाएगा। ठीक है, आप चलो इस पे बेस्ड होकर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सा होता है। ठीक है, बोलो। क्वेश्चन में कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 20 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी दिन टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, देन फाइंड हाउ मेनी सेकेंड, फाइंड हटा दो, देन ठीक है रहने दो, देन हाउ मेनी सेकेंड clock will be slow in 1 day। एक दिन में घड़ी कितनी स्लो हो जाएगी। ठीक है, ओके, अब देखो एक दिन में घड़ी कितनी स्लो हो जाएगी। तो कंफर्म स्लो होगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, तो घड़ी को स्लो होना है। एक दिन में कितना स्लो, गुड। तो हमें पता करना पड़ेगा सबसे पहले कि एक दिन में कितना चक्कर लगाएगा। जो ये वाली घड़ी है एक दिन में कितना चक्कर लगाएगा, क्योंकि सेकेंड पेंडुलम को बस इतना ही पता है कि अगर सेकेंड पेंडुलम के पेंडुलम में, सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सेकेंड पेंडुलम के पेंडुलम में अगर 10 चक्कर लगा दिया एक दिन में, सिर्फ 10 ही चक्कर लगाया, तो 20 सेकेंड बता रहा होगा। मेरे घड़ी में सिर्फ 20 सेकेंड बजा हुआ है, क्योंकि उसके सुई को बस इतना पता है कि ये कितना चक्कर लगाएगा, मुझे उतना ही भागना है, उसका डबल भागना है। तो मेरा दिमाग बस इस पे काम कर रहा है कि हाउ मेनी राउंड, मतलब मेरा बस यही काम कर रहा है कि हाउ मेनी राउंड पेंडुलम विल डू इन अ डे। बस अगर वो n है तो रीडिंग कितनी होगी, उसकी रीडिंग होगी ट्वाइस ऑफ n। एक राउंड में 2 सेकेंड, तो रीडिंग 2 है। अब n निकालना बाकी, n निकालने के लिए मुझे टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। टाइम पीरियड क्या है यार, ये क्या बता रहा है, टाइम पीरियड ये बता रहा है टाइम पीरियड कितना फास्ट हो गया, इसी फॉर्मूले से आएगा। तो डेल्टा टी की क्या है, इट इज 1/2। और सेकेंड पेंडुलम का टी नॉट इज व्हाट, टी नॉट इज द टाइम पीरियड, टेम्परेचर नहीं है, टी नॉट इज द टाइम पीरियड, ओरिजिनल टाइम पीरियड। तो सेकेंड पेंडुलम का सही वाला टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। सेकेंड पेंडुलम का सही टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, तो यहाँ पे 2 सेकंड प्लेस कर दो, 2 सेकंड। अल्फा किसके बराबर है, अच्छा मेंशन नहीं था, इसमें लिख लो अल्फा, क्वेश्चन मेंशन है 10⁻⁻6, अल्फा लिख लो 10⁻⁻6। कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया 20 तो 20 रख लो, इससे आ गया 2 × 10⁻⁵, 2 × 10⁻⁵ आ गया। दिस इज इतना सेकेंड एक चक्कर में ये घड़ी स्लो हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके बाद सुनते रहना, इसके बाद मैंने क्या किया, तो इसका नया टाइम पीरियड कितना हो गया, ये जो घड़ी है इसका नया टाइम पीरियड जो आएगा, नया टाइम पीरियड इनिशियल 2 सेकंड था,
और इतना मतलब टाइम पीरियड बढ़ गया ना, तभी तो घड़ी स्लो हुई। तो आ गया 2 इंटू 10⁻⁵। इतना सेकेंड इसका टाइम पीरियड है। तो कितना चक्कर लगाएगा वो 24 घंटे में। भाई गलत जो घड़ी है, जो गलत घड़ी हुई है, टेम्परेचर बढ़ाने से घड़ी गलत हो गई, टेम्परेचर बढ़ाने से घड़ी गलत हो गई, और उस गलत घड़ी का टाइम पीरियड इतना है, तो 24 घंटे में वो कितना चक्कर लगाएगा। तो जब टाइम पीरियड पता है और 24 घंटा, सही वाले 24 घंटे में कितना चक्कर लगाएगा, तो सही वाला 24 घंटा, इससे 24 घंटे को 60 मिनट बदल गया, मिनट को 60 सेकेंड बदल गया। इसी को डिवाइड कर दो इससे, इतना चक्कर लगाएगा घड़ी। तो वैल्यू क्या आ गई, 12 इंटू 3600, 1 प्लस 10⁻⁶, इतना चक्कर लगाएगा। तो इतना चक्कर लगा दिया, गलत वाली घड़ी इतना चक्कर लगाया है, गलत वाली घड़ी इतना चक्कर लगाया, तो उसकी रीडिंग क्या होगी। तो उसकी रीडिंग अगर मैं यहां लिखूं, उसकी रीडिंग यहां लिखूं, तो उसकी रीडिंग आएगी तुम्हारी 12 इंटू 3600 1 अपॉन 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया। दिस इज द रीडिंग, रीडिंग आ गई। तो कितना स्लो हुई, तो 24 घंटे में इसको घटा देंगे। ये कितना है, 24 इंटू 3600 डिवाइड बाई 1 प्लस 10⁻⁶। तो कितना स्लो हुई, स्लो निकालने के लिए 24 घंटा है ना, उसको फिर बदल लो किस में, सेकेंड में, उसमें से इसको घटा दो, ये रीडिंग है। तो 24 इंटू 3600 1 अपॉन 10⁻⁶। (10⁻⁵) ये 2 10⁻⁵ है, तो ये 10⁻⁵ है, ठीक है। तो ये 10⁻⁵, इतना स्लो हो गई। तो स्लो बराबर क्या लिखोगे, ये 24 इंटू 3600 कॉमन आएगा, ये बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन दिस वन, तो 1 से 1 कटेगा, तो बनेगा 10⁻⁵ डिवाइड बाई 1, तो 1 से कटेगा 10⁻⁵, 1 प्लस 10⁻⁵, इतना सेकेंड हो जाएगा, इतना सेकेंड स्लो हो गई। एंड दिस इज आंसर। ओके, इस तरीके से मैंने आपको बताया कि घड़ी से किस तरीके से आप रीडिंग। हमने पढ़ा बायोमेट्रिक स्टेप, ऊपर का कलर अलग है, नीचे कलर अलग है, दोनों अलग अलग है रॉड। इसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा 1 है, लेंथ L1 है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी बराबर आएगा। इसका अल्फा 2 है, लेंथ भी इसका L0 है, तो इसका भी L0 है। अल्फा 1 अल्फा 2 लेंथ तो बराबर ही है। अब जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो ये इनके बीच में ना, मतलब कोल्ड बॉन्डिंग है, मतलब इतना तगड़ी बॉन्डिंग है कि एक दूसरे पे स्लिप नहीं करेगा, बॉन्डिंग नहीं टूटेगी। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किसी का लेंथ ज्यादा बढ़ेगा, किसी का लेंथ कम बढ़ेगा। मान लो अल्फा 1 अल्फा 2 से ज्यादा है, अगर क्वेश्चन करे कि अल्फा 1 अल्फा 2 से ज्यादा है, तो ऊपर वाला ज्यादा एक्सपेंड करेगा, नीचे वाला कम एक्सपेंड करेगा। जब नीचे वाला कम एक्सपेंड करेगा, ऊपर वाला ज्यादा एक्सपेंड करेगा, तो ऊपर वाला ऐसे हो जाएगा, तो बेंडिंग ऐसे हो जाएगी। ऊपर वाला ज्यादा एक्सपेंड करेगा तो ऐसे बेंडिंग होगी, नीचे वाला ज्यादा एक्सपेंड करेगा तो ऐसे बेंडिंग। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पूरा डायग्राम ना तुमको ऐसा दिखेगा, इस तरीके से बन जाएगा ऐसा। ये बन गया। तो इसका अल्फा ज्यादा है, इसका अल्फा कम है, तो बेंडिंग ऐसे होगी। तो पूछता है कि ये जो कर्व बना है ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। मतलब ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट, इस पार्ट का बीच वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है भाई, हालांकि ऊपर वाला का ज्यादा आएगा, नीचे वाला कम आएगा, तो पूछेगी मीन किसका मानोगे, मीन। तो मीन तुम बीच को मानोगे कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है।
तो मान लो ये सेंटर पे थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है, ये सेंटर पे थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है, और ये जो रेडियस है दैट रेडियस इज, ये रेडियस है सपोज करो आर के बराबर, ये निकालना है तुम्हें। अब इसमें क्या है कि ये जो ऊपर वाला रॉड है ना, जब ऊपर वाला रॉड का टेम्परेचर तुम बढ़ाओ डेल्टा टी, नीचे का भी डेल्टा टी, तो ऊपर वाला रॉड का जो लेंथ है वो बढ़ के हो जाएगा, दिस इज L1 ऊपर वाले का, L0 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी बन जाएगा, और नीचे वाले का जो लेंथ बढ़ के आएगा L2, वो कितना हो जाएगा, L0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, इतना हो जाएगा। ये क्वेश्चन को पूछता है, ध्यान रखना। अब ये इंक्रीज ऊपर वाले रॉड का है और नीचे वाला का ये इंक्रीज है, लेकिन क्वेश्चन कि ये किसका माने, ये ऊपर वाला आर्क का माने कि बीच वाले का माने कि इसका माने, क्योंकि भाई ऊपर वाले का लेंथ ज्यादा है, इस ये वाला का लेंथ कम है। अगर एक ऐसा बनाओ तुम कि ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, तो सर ये लेंथ ज्यादा है इससे, तो किसको मानोगे, इसको किसको मानोगे, ये वाला लेंथ इसको मानो, किसको मानोगे, तो एक एवरेज माना जाता है, एवरेज अंडरलाइन है, एवरेजिंग मान लेते हैं, एवरेजिंग मतलब दोनों के बीच का मान लेते हैं, ये एवरेजिंग का हेल्प लिया जाता है इसमें। तो हम मान लेंगे इसका जो लेंथ है ना, इसका जो लेंथ, ये जो लेंथ है, ये दिस इज L1, दिस इज L1, इसको L1 मान लेते हैं कि ये लेंथ L1 होगा, ये डॉट L1 है, और ये जो स्ट्रिप है ना, इस स्ट्रिप का थिकनेस T मान लेते हैं, और इसका भी थिकनेस क्या है, T है। ये क्वेश्चन मेंशन होता है, दोनों स्ट्रिप का थिकनेस इक्वल है, TT है। फिर और इसका जो बीच वाला है, इसका जो बीच वाला है, इसका जो बीच वाला है, इसके लेंथ को तुम L2 मान लो। अब लगाओगे सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला, आर थीटा, ये वाला लेंथ L2 है ना, ये जो बीच का लेंथ है ये L2 है, तो L2 बराबर क्या लिखोगे, L2 इक्वल टू सर्कुलर आर्क का लेंथ, दिस इज L2 इक्वल टू आर थीटा, आर इस सर्कुलर आर्क का लेंथ, रेडियस, तो इस वाले का रेडियस कैपिटल आर है, तो इसका जो रेडियस होगा, इस ब्लैक वाला रेडियस क्या होगा, कैपिटल आर में से ये दूरी घटाओगे ना, तो ये तो दूरी T/2 होगी, भाई यहां से यहां तक की दूरी T है, क्योंकि पूछे ये दूरी कितनी आएगी, दैट इज T/2, तो क्या लिखोगे, कैपिटल आर माइनस T/2 आर इंटू थीटा, अगर ये थीटा सब्सटेंड किया तो। सिमिलरली ये जो लेंथ L1 है, ऊपर वाले की लेंथ L1 है ना, तो पूछे L1 कितना होगा, तो L1 इज, ये वाला जो यहां से लेके यहां तक ये दूरी बनेगी ना, ये दूरी कैपिटल आर है, और ये है T/2, तो दिस इज आर प्लस T/2 इंटू थीटा, दोनों को डिवाइड करो, जब डिवाइड करोगे तो L2 अपान L1 इज इक्वल टू आएगा R माइनस T/2 डिवाइड बाई R प्लस T/2 आ जाएगा, और L2 अपान L1 यहां से डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा 1 प्लस अल्फा T2 upon 1 plus alpha 1 delta t, and this is equals to r minus T/2 divided by r plus T/2। अब क्या करो, इस पे लगा दो कंपोनेंडो डिविडेंडो, लगा दो कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो इसी से ये वैल्यू आएगी, इसको इस पे ऐड करोगे तो ये बनेगा 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी बनेगा, हाँ इसमें से ये घटेगा तो ये 1 से 1 घटेगा, बनेगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 डेल्टा टी, ये बनेगा, और इसको जोड़ोगे तो आर बन जाएगा, आर बन जाएगा, और फिर इसमें से जब इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे तो बनेगा माइनस टी बन जाएगा, तो माइनस टी को यहां भेजोगे तो माइनस कर देगा, ये प्लस कर देगा, बस। अब तुम ये देखना, ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू होती है 10⁻⁻6 के ऑर्डर होती है, और ये तो 2 है, तो 2 में 10⁻⁻6 को जोड़ने का कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है, तो इस क्वांटिटी को नेगलेक्ट मार दिया जाता है, ठीक है। अच्छा इसके इसमें जोड़ दीजिए, 2 आया होगा ना यहाँ पे, तो 2 अब आ गया, तो ये हट गया, तो ये 2 कट के 1 बना देंगे ना यहाँ पे, इससे जो रेडियस का फार्मूला आएगा यहाँ पे, वो एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आ जाएगा तुम्हारा, एंड दैट आर इज 2 से अब 2 कट गया, ये बच गया टी, तो बच गया टी डिवाइड बाई अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला।
बायोमेटेलिक स्ट्रिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। तो अगर ये रॉड और ये रॉड का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो बीच का लाइन है, जो बीच की लाइन है, दोनों रॉड की बीच की लाइन, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना हो जाता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये बता रहा है कि अगर डेल्टा टी बढ़ेगा तो आर घटेगा, तो जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे रेडियस उतना ही कम हो जाएगा, मतलब उतना ही बेंड होगा। साथ में ये डिफरेंस बता रहा है इंपॉर्टेंट, डिफरेंस जितना ज्यादा आएगा इसका इसका उतना रेडियस कम आएगा। सही बात है। अगर अल्फा वन अल्फा टू बराबर होता, अगर अल्फा वन अल्फा टू बराबर होता तो टेम्परेचर इंक्रीज करते तो रेडियस बढ़ता ही नहीं ना, रेडियस तो इन्फाइनाइट ही रहता, सीधा स्ट्रेट लाइन रहता। अल्फा अल्फा टू बराबर है, लेंथ बराबर है, तो टेम्परेचर बढ़ा, तो जितना ये बढ़ा उतना ये बढ़ गया, तो बेंड क्यों हो, नहीं बेंड हो। पुट कर दो अल्फा वन बराबर अल्फा टू, पुट कर दो, आ गया जीरो, तो टी बाई जीरो इट इज इन्फाइनाइट। स्ट्रेट लाइन का रेडियस इन्फाइनाइट होता है। अब जेई मेंस में भी और जेई एडवांस में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, कि बाईमेटेलिक स्ट्रिप का, बाईमेटेलिक स्ट्रिप का, ठीक है, तो एडवांस में भी मेंस में भी आ चुका है कि अगर तुम रेडियस बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो जो नया रेडियस आएगा वो इस फॉर्मूले को गवर्न करेगा, ठीक है। और ये पूछ चुका है एग्जाम में कि थिकनेस पे कैसे डिपेंड करेगा इसका रेडियस, टेम्परेचर इंक्रीज पे कैसे डिपेंड करेगा, ठीक है, और अल्फा अल्फा टू के पे कैसे डिपेंड करेगा। तो दोनों ही ऑप्शन में पड़ा हुआ था मल्टीपल चॉइस में कि वन अपान अल्फा वन माइनस अल्फा टू के प्रोपोर्शनल होगा, दूसरा ऑप्शन था वन अपान वन अल्फा वन प्लस अल्फा टू के प्रोपोर्शनल होगा, वन अपान डेल्टा थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। तो जो इस फॉर्मूले में है सिर्फ वही मार्क करना है, इधर। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट नहीं, वन स्केल इनटू अदर, कन्वर्जन ऑफ वन स्केल इनटू अदर स्केल। ये तो ध्यान रखना, इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है, मान लो एक स्केल है और एक स्केल है, इस स्केल को इसमें कन्वर्ट करना है, स्केल वन स्केल टू। तो इसमें जो हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेप्ट, वो ये फार्मूला जो यूज होता है, ये यूज होता है u माइनस एल अपान, नहीं, x माइनस एल अपान u माइनस एल बराबर कांस्टेंट, ये होता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। x इज व्हाट, x इज रीडिंग ऑफ दिस स्केल, L is what? L is lower limit of this scale. U is what? Upper limit of this scale. ये कांस्टेंट होता है फॉर ऑल स्केल, फॉर ऑल स्केल, सारे के सारे स्केल इसी प्रिंसिपल पे बनाया जाता है। तो इसको ध्यान रखोगे आंसर आ जाएगा। जैसे अगर ये सेंटीग्रेड स्केल होता है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस स्केल है, तो नीचे का मार्क 0 होता है और अपर मार्क 100 होता है, तो 100 पार्ट बना होता है बीच में। केल्विन स्केल है, अगर केल्विन स्केल है तो नीचे का मार्क 273 होता है, मतलब आइस जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है उस समय केल्विन स्केल 273 पढ़ रहा होता है, और ऊपर का 373 होता है केल्विन। नेक्स्ट, रीमर स्केल, रीमर स्केल, इसका जो मार्क होता है नीचे 0 होता है, ऊपर 80 होता है। फ़ारेनहाइट स्केल, इसका 32 होता है और ऊपर ऊपर कितना होता है, ये 212 होता है, ठीक है। अब देखो, अब इसी चीज को इसमें यूज करना होगा, तो तुम ये सारी चीजें याद रखोगे। जैसे क्वेश्चन कोई क्या है, पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट 473 डिग्री से 473 केल्विन इनटू फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करिए।
मतलब केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, यूज करो फॉर्मूले का। तो एक्स क्या है, फोर्स, एक्स रीडिंग है ना, तो 473 रखो यहाँ पे। एक्स, एल क्या है, लोअर लिमिट किसका, केल्विन का। ये केल्विन चल रहा है तो केल्विन की लोअर लिमिट 273 है, देखो 273 अपान यू क्या, अपर लिमिट 373, एल लोअर लिमिट 273 एंड दैट इज इक्वल्स टू। अब फ़ारेनहाइट में जाएंगे, फ़ारेनहाइट में लगाएंगे, फ़ारेनहाइट में एक्स क्या रीडिंग है, लिख लो रीडिंग एफ, एल इसका लोअर लिमिट 32 है एंड डिवाइड बाई फ़ारेनहाइट का अपर लिमिट 212 है, लोअर लिमिट 32 है, सिंप्लीफाई कर दो एफ आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है कि वो टेम्परेचर बताइए जिस टेम्परेचर पे सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट की रीडिंग इक्वल हो जाए, वो टेम्परेचर बताइए। फाइंड, अगला क्वेश्चन है, फाइंड रीडिंग at which Fahrenheit and Celsius will be same. Find temperature लिखना बेटर रहेगा, find temperature at which Fahrenheit and Celsius reading will be same. तो x लिखो, तो x माइनस कौन सा, फ़ारेनहाइट का लोअर लिमिट 32, अपर लिमिट 212 इक्वल्स टू सेल्सियस, ये है सेल्सियस की रीडिंग x मान लो, सेल्सियस का लोअर लिमिट 0 है, सेल्सियस का अपर लिमिट 100 है, लो में 0, x सेम करना, रीडिंग सेम करना, सिंपल सॉल्व कर दो आंसर देगा। तो इस तरीके से तुम खूब आराम से क्या पता कर सकते हो, किसी एक का कन्वर्जन दूसरे में कर सकते हो, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अच्छा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बायनेंसी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बायनेंसी किस पर, पहला है फ्लोटिंग कंडीशन पे, अगर सिर्फ तैर रहा हो, टेम्परेचर बढ़ा रहा हो फिर भी तैर रहा है, तो इस तरीके से, ये भी जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है, इस तरीके से रख दिया और ये तैर रहा है। अगर ये तैर रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो अगर इसकी एफपीडी बनाओगे, एफपीडी, तो बायनेंसी फोर्स ऊपर दिखाओगे, एमजी नीचे दिखाओगे। अच्छा, इसके पहले एक इफेक्ट और बता दो, तुमको जरूरत पड़ेगी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, उसी से रिलेट है डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी होता है। डेंसिटी क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम, मास तो चेंज हुआ नहीं, मास तो वही रह गया, वॉल्यूम डिवाइड करो। अच्छा, m अपान V0 क्या है, इट इज द इनिशियल डेंसिटी, मास अपान इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल डेंसिटी रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो यहां से डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। इसका मतलब जब भी तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घट जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना जरूरी है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी डिक्रीज करती है। अब यहां पे आते हैं, फ्लोटिंग कंडीशन पे है, तो अगर फ्लोटिंग कंडीशन पे है तो इस पे नेट फोर्स तो जीरो होना चाहिए, हमेशा जीरो होना चाहिए। इसका मतलब बायनेंसी फोर्स इक्वल टू mg, और टेम्परेचर बढ़ाने पे मास तो चेंज होता नहीं है, इसका मतलब बायनेंसी फोर्स कांस्टेंट रहेगा। लेकिन बायनेंसी फोर्स की वैल्यू होती है v रो जी, v रो ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड की डेंसिटी घटेगी,
फॉर्मूला में भी था ना कि टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी घटती है, डेंसिटी घटती है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी घटेगी। अगर लिक्विड की डेंसिटी घटती है, जी तो कांस्टेंट रहा है, तो सबमर्ज वॉल्यूम बढ़ेगा, ताकि दोनों का मल्टीपल कांस्टेंट होके एफ बी को कांस्टेंट करता है। तो जब भी तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, तो लिक्विड डेंसिटी घटेगी, तो जो ऑब्जेक्ट है उसका थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम सबमर्ज होगा, पानी में ज्यादा वॉल्यूम सबमर्ज होगा, जिससे वॉल्यूम ज्यादा हो गया और लिक्विड की डेंसिटी दोनों मल्टीप्लाई कर दो, आगे कांस्टेंट, दैट इज बायसी फोर्स। तो इस चीज को ध्यान रखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेंस में पूछ चुका है कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस व्हाट विल इफेक्ट ऑन बायसी फोर्स इफ अ ऑब्जेक्ट इज इन फ्लोटिंग कंडीशन? आंसर इज no effect, it will be constant, because if density of liquid decreases corresponding to volume of object, submerged volume of object increases, and so that multiple of volume and density constant, ये होता है। अब इस पे बेस्ड होके कुछ सिंपल क्वेश्चन और करते हैं इस तरीके से, बेस्ड होके क्या है, क्वेश्चन ही है सब और कुछ नहीं, तो खत्म हो चुका है चैप्टर। ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल कर रहा हूं, एक क्यूब है, क्यूब बोलो, क्यूब ही है मान लो, मेटल का क्यूब है। इसमें ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज a/2 लेंथ है, और टोटल लेंथ इज a, और ये क्यूब है, ठीक है। और इसका अल्फा दिया गया है, इसका अल्फा दिया गया है, सॉलिड का अल्फा एस है, और लिक्विड का वॉल्यूम कोफिशिएंट गामा एल है, ये दिया गया फ्लोटिंग कंडीशन में। और अब मैंने क्या किया कि ये जो क्या है, ये जो क्यूब है, मेटल क्यूब, उस पर मैंने एक ब्लैक लाइन, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, इस लाइन के सामने मैंने एक ब्लैक लाइन चला दिया, ब्लैक लाइन से मार्क कर दिया, क्यूब के ऊपर ब्लैक लाइन से मार्क कर दिया, ब्लैक लाइन से मार्क कर दिया। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा ऑफ सॉलिड एंड gamma of liquid, alpha of solid and gamma of liquid, so that पहला क्वेश्चन है, ताकि ये जो क्यूब पे जो ब्लैक लाइन है ना, ब्लैक लाइन है वो नीचे को जाए, ब्लैक लाइन नीचे को जाए, सो दैट ब्लैक लाइन नीचे जाए, इसका मतलब पता है क्या है, हाँ अच्छा, सो दैट, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। एक और चीज मैं चाहता हूं, पता है क्या, ऊपर का वॉल्यूम जो है वही रहे, ऊपर का वॉल्यूम जितना पहले था उतना ही रहे, लिखो, सो दैट फर्स्ट लिखो ब्लैक लाइन को, ब्लैक लाइन ऑफ क्यूब, लाइन ऑन क्यूब, ब्लैक लाइन ऑन क्यूब, goes inside water या लिक्विड। सॉल्व करता हूं, क्या करेंगे कि ब्लैक लाइन नीचे चली जाए, सबसे पहले लिक्विड की डेंसिटी निकाल लो, फाइनल डेंसिटी होगी लिक्विड की इनिशियल डेंसिटी डिवाइड बाई, ये लिक्विड के आधार पर डिवाइड बाई 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, ये आ गया, लिक्विड की इनिशियल डेंसिटी है। दूसरा, सॉलिड का जो टोटल वॉल्यूम बनेगा, टोटल वॉल्यूम का नहीं मतलब है, पता है क्या है, मतलब क्यों नहीं है, फ्लोटिंग कंडीशन में है ये, वॉल्यूम निकाल लो, लिक्विड का टोटल वॉल्यूम से भी फायदा है, निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है, ये बनेगा ए क्यूब
1 प्लस गामा, इस सॉलिड का गामा क्या होगा 3 अल्फा एस इंटू डेल्टा टी। ये लिक्विड का टोटल वॉल्यूम बना। अब देखना, अच्छा ये जो ब्लैक लाइन है ये नीचे जाए, पानी के अंदर जाए ना, कैसे? अच्छा फ्लोटिंग कंडीशन पे तो बायसी फोर्स हमेशा mg रहेगा, और mg कितना होगा, mg होगा मास इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो इसका मास, अच्छा mg है ना, m को m ही रहने दें, तो mg बराबर क्या लिखोगे, इनिशियल mg बराबर इनिशियल भी रो जी भाई, mg तो बायसी फोर्स को बैलेंस करेगा, भी रो जी क्या है, भी सबमर्ज वॉल्यूम है, और सबमर्ज वॉल्यूम इनिशियल क्या था a/2 इंटू ये वाला एरिया, तो a/2 इंटू नीचे का एरिया क्या है, ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर है, दिस इज भी, तो mg बराबर भी रो ऑफ लिक्विड इंटू जी, ये बन गया mg इक्वल्स टू भी रो जी। इसलिए तो ये लिक्विड की इनिशियल डेंसिटी है, ये इनिशियल कंडीशन लिखा हो। फाइनल कंडीशन पे इसकी फ्लोटिंग में है, तो बराबर mg बराबर फिर क्या बनेगा भी रो जी, तो भी अगेन सबमर्ज वॉल्यूम बनेगा। तो अगर मान लो ये लेंथ L के बराबर है, जो नीचे डूबा है वो L है, फाइनली L डूबा, क्या लिखोगे L इंटू इसका एरिया, फाइनल एरिया, तो फाइनल एरिया क्या आएगा, एरिया फॉर्मूला से ए नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, क्योंकि एरिया भी तो बढ़ चुका होगा, तो तुम क्या निकालोगे इसको, एरिया ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा, बीटा इज 2 अल्फा एस इंटू डेल्टा टी, ये बन गया सबमर्ज वॉल्यूम, पानी के अंदर सबमर्ज वॉल्यूम लेंथ L इंटू नया वाला एरिया, पानी के अंदर सबमर्ज वॉल्यूम भी इंटू रो ऑफ लिक्विड, भी रो जी, रो ऑफ लिक्विड नया वाला, इज रो नॉट 1 प्लस गामा L डेल्टा टी, भी रो इंटू जी। अब देखो ये जी से जी कैंसिल आउट हो गया, रो नॉट से रो नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो एक और चीज कटेगा, ये जो ए स्क्वायर है ना, इस ए स्क्वायर को भी कट कर देगा। अब यहां से L निकालना मुझे जरूरी है, तो जो L की वैल्यू आएगी दिस इज A, इस A में मल्टीप्लाई कर दो किससे, इससे, इट इज 1 प्लस गामा L डेल्टा टी, मल्टीप्लाई कर दो एंड दैट इज डिवाइड बाई, ये 2 है तो 2 रहने दो, और ये जो टर्म है वो नीचे आएगा, तो बनेगा 1 प्लस 2 अल्फा एस डेल्टा टी, ये बन गया। मतलब पानी में जो समर्थ लेंथ है वो इतना हो गया, ये सब जेई एडवांस के क्वेश्चन है, समझा रहा हूं। पानी में जो सबमर्ज लेंथ है वो इतना है फाइनली, और कहा था ब्लैक लाइन पानी के अंदर जाना चाहिए, इसका मतलब अभी क्वेश्चन ये है कि ये तो पानी में सबमर्ज लेंथ आया है, तो ये जो ब्लैक लेंथ है इसका ये लेंथ कितना रहा होगा फाइनली, ये भी तो निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे एल ऑफ ब्लैक फाइनली कितना है, तो ये जो ब्लैक मार्क है, ब्लैक मार्क तो बीच में था ना, तो टर्म से बढ़ाओगे तो ये भी तो बढ़ेगा ऐसे, ये भी तो बढ़ेगा ऐसे, ये भी ऐसे बढ़ेगा, तो ब्लैक मार्क की दूरी नीचे से चेंज हो जाएगी ना, तो नीचे से इस ब्लैक मार्क की दूरी कितनी होगी, तो लेंथ है ना, तो लिखेंगे लेंथ फॉर्मूला a/2 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी, ये जो है लेंथ ऑफ ब्लैक मार्क इज a/2, भाई इनिशियल लेंथ था, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब ये जो ब्लैक मार्क होना चाहिए वो ये है, और एल ये है, आज नीचे किसको जाना है, ब्लैक मार्क को नीचे जाना है, इसका मतलब कंडीशन क्या यूज होना चाहिए, जो एल बी होना चाहिए दैट मस्ट बी लेस देन एल, जो एल बी है, जो ब्लैक मार्क की दूरी बन रहा है, ब्लैक मार्क, इस ब्लैक मार्क की दूरी बननी चाहिए, ब्लैक मार्क की दूरी बननी चाहिए, वो जो पानी का जो सरफेस है उससे ये जो दूरी है, ये दूरी ज्यादा होनी चाहिए इससे, तब तो तुम कहोगे ब्लैक मार्क नीचे चला गया, तो ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए। अब इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे, जब इसमें वैल्यू प्लेस करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा तुम्हारा एल बी, इसको लिखेंगे a/2 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी, दैट इज एल बी है ना, ये दैट इज लेस देन दिस इज,
तो दिस इज a/2 ब्रैकेट में 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी एंड होल डिवाइड बाई नीचे 1 प्लस 2 अल्फा एस डेल्टा टी। अब यहां से देखो a/2 से a/2 कट गया, इसको लिख सकते हो 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी इज लेस देन, इसको ये रहने दो 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, इसको ऊपर भेज दो तो बनेगा 1 प्लस 2 अल्फा एस डेल्टा टी पावर -1, बाइनोमियल एक्सपेंड करो तो बनेगा 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी इज लेस देन, ये 1 यहाँ पे आएगा, आप बाइनोमियल लगाओगे ना तो -1 जो है ना, -1 जो है यहाँ पर आ जाएगा, फिर 1 यहाँ लगाओ, फिर इसके यहाँ भेजो तो बनेगा गामा एल डेल्टा टी, फिर ये -2 इससे मल्टीप्लाई बनेगा -2 अल्फा एस डेल्टा टी, और ये अल्फा एस गामा एल का मल्टीपल नेग्लेक्ट कर दोगे, क्यों? अल्फा का 10⁻6 होता है, ये भी 10⁻6, इसके कंपेरिजन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इससे 1 से 1 कट गया, और इसको इधर भेज दो तो इससे इक्वेशन क्या बन गया, देखो इसको हटा दो, स्पेस से हटा दो, तो इसको इधर भेजो बनेगा 2 अल्फा एस डेल्टा टी एंड दैट इज लेस देन गामा एल डेल्टा टी, कैंसिल आउट हो गया, इससे गामा एल की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 2 अल्फा एस, दिस इज रिलेशन। अगर लिक्विड की वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट सॉलिड के लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट के ट्वाइस से ज्यादा है तो इस पे जो ब्लैक मार्क होगा, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पानी के अंदर चला जाएगा, तो दिस इज द कंडीशन, ठीक है। तो अगर कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है, और अगर नहीं डाउट है, ये है ना, ये इधर आएगा तो 3 बन जाएगा, इधर आएगा तो 3 बन जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है, ओके। कोई डाउट है?